तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित सागर और दोस्तों हम बात करने वाले जर्मनी और इंडिया के मेगा मल्टी बिलियन डॉलर डील के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी ने इंडिया के साथ साइन किया है 5.2 बिलियन डॉलर की सबमरीन डील, जिसमें दोस्तों 6 सबमरीन बनेंगी, जो कि जर्मनी ने इसका टेंडर लिया है। और इसी के लिए इसके पीएम जो है, जो ओलाफ स्कोल है, ओलाफ स्कोल्स, पता नहीं इनका नाम क्या है, जो इनको चांसलर कहा जाता है। वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ तस्वीरें हैं जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले, इनका भव्य स्वागत हुआ और राष्ट्रपति बने। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह इनका स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी इनसे खुद मिले पर्सनली और इनका भव्य स्वागत हुआ जोरदार धूमधाम तरीके से। जिस तरह से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जर्मन लीडर 6 इंडियन सपोर्ट फॉर रशियन आइसोलेशन। दोस्तों ये जो टकला आया है ना, ये आया है भारत और रशिया के बीच में दूरी बढ़ाने के लिए। इसका मेन फोकस, ये डील भी इसलिए करने आया है क्योंकि इसका मेन फोकस है कि जो डील है ना सबमरीन की, वो रशिया को ना मिले, वो इनको मिले, ताकि इनका कारोबार, इनकी जेब में पैसा जाए, ना कि रशिया के जेब में पैसा जाए। और ये चाहते हैं कि भारत रशिया के खिलाफ बोले। इनका मेन फोकस यही है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, इनका मेन फोकस यही है कि कैसे भी भारत और रशिया के रिश्ते बिगाड़े जाए। क्योंकि दोस्तों ये जो डील थी ना सबमरीन की, ये भारत रशिया को देने वाला था और रशिया ये डील पूरी करने वाला था। लेकिन दोस्तों ये जो आ गया ना, इतना चालू आदमी है ये टकला, ये बीच में आ गया और बोलता है कि मैं ये डील पूरी करूंगा, मुझे ऑर्डर दे दो। और इसका नाम है ओलाफ स्कोल्स, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं इस टकले के। और ये है जर्मनी का प्रधानमंत्री, इनको चांसलर कहा जाता है। चांसलर मतलब वही प्रधानमंत्री होता है, पता नहीं ये लोग क्यों चांसलर बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जर्मनी का जो चांसलर है, ये जो टकला, इसको जर्मनी के चांसलर 2 दिवस भारत की यात्रा पर है और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इन विषयों पर बात की है। जर्मनी और भारत के बीच के संबंधों में कई क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों के दौरान तेजी आई है। सोल्ज रविवार की सुबह बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। ये बेंगलुरु जाएगा, जहाँ से वह शाम 5:30 बजे प्रस्थान करेंगे, यानी ये चला जाएगा। खैर, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। खुशी देख रहे हो इसके चेहरे पे। ये टकला आया है इंडिया और रशिया के रिश्ते बिगाड़ने के लिए। देखो कितना खुश है ये टकला। और अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये क्यों आया है, इसका मेन काम क्या है। और वीडियो आप देखते रहिए दोस्तों ये जो जर्मनी का चांसलर है ना ओलाफ स्कॉल्स, ये 2 दिनों के यात्रा पर आया था भारत में, क्योंकि वो जाएगा भी। शनिवार को आया था, मोदी से दिल्ली में मिला, ये हैदराबाद हाउस में, वहाँ पे बैठक हुई चांसलर के साथ। और बैठक के बाद प्रधानमंत्री और मोदी और ओलाफ स्कॉल ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा इस विवाद को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल करने पर जोर दिया। मैंने बोला था ना, ये जो टकला है, ये इसने रशिया और यूक्रेन का बात छेड़ दी मोदी के सामने। और मेन जो इसका काम था वो यही था कि कैसे भी रशिया के टॉपिक को छेड़ दिया जाए और इंडिया और रशिया के बीच प्रधानमंत्री बोले फाइनली, या कुछ रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते जिससे रशिया नाराज हो जाए। तो ऐसा कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया नहीं। उन्होंने भी बहुत चालाकी से, बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी कूटनीति के माध्यम से हल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और रक्षा सहयोग हमारी रणनीतिक साझेदारी का अहम स्तंभ बना सकता है। पीएम ने कहा बातचीत के जरिए युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त होना चाहिए। यानी मोदी ने बहुत चालाकी तरीके से यहाँ पे बातचीत का समाधान बताया है, ना कि रशिया के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट दिया। पीएम ने कहा कि भारत किसी भी शांति प्रक्रिया के योगदान में पूरी तरह से तैयार है। यानी भारत शांति से बात करना चाहता है, ना कि भारत रशिया के अगेंस्ट कुछ भी स्टेटमेंट देगा। तो इस टकले की ये इच्छा तो पूरी हुई नहीं। दूसरी हम बात करते हैं कि पीएम मोदी और चांसलर दोनों ने व्यापार यानी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की साझेदारी की सराहना की। पीएम मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो जर्मन व्यवसायी है, जो बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है, उनको इनवाइट किया कि वो भारत में आए, इन्वेस्ट करे। और भारत, जर्मनी के जितने भी बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है, वो भारत में आके इन्वेस्ट करे। दोनों ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की। हालांकि वो टकला आया भी इसलिए था कि वो रूस यूक्रेन का जो टॉपिक है उसमें डिस्कस को करना था।
और वो उसका ये मेन गोल था कि वो मोदी से बोले कि वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन यूक्रेन रशिया युद्ध की आलोचना करे, लेकिन ऐसा मोदी ने किया नहीं, जो कि बहुत सही किया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के विजन डॉक्यूमेंट में 5 मुद्दों पर फोकस किया, यानी 5 जो टॉपिक है उन पर फोकस किया गया इस बैठक में, जिनमें ऊर्जा साझेदारी यानी क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी उसका था, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्यूल यानी फिनटेक सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अगली पीढ़ी के दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग करने के अवसर शामिल रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल भी छपे हैं, इंडिया रेडी टू कंट्रीब्यूट पीस प्रोसेस पीएम मोदी ऑन यूक्रेन क्राइसिस। यहाँ पे पीएम मोदी ने बहुत ही साझेदारी तरीके से जवाब दिया है इस टकले को। हालांकि ये टकला ये सोच रहा था कि मोदी पुतिन की आलोचना करेंगे जिससे इनके जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। हालांकि मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं। इसका मेन फोकस तो यही था कि कैसे भी कैसे डील डील तो ये लेने आया था, लेकिन इसका मेन फोकस था कि रशिया और यूक्रेन की बात छिड़ी जाए और ताकि पीएम मोदी इस पे कुछ बयान दे। हालांकि इसका सपना वो पूरा हुआ नहीं। उन्होंने स्वागत किया हैदराबाद हाउस में आज जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ बैठक की। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और ओलाफ स्कोल्स ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा इस मुद्दे को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने की कोशिश करता रहा है और पीएम ने कहा कि बातचीत के जरिए युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त होना चाहिए। और पीएम मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। ये दुनिया के लिए सकारात्मक संदेश देता है। जर्मनी यूरोप में हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी होने के अलावा निवेश का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। हम सुरक्षा और रक्षा सहयोग में संबंधों का विस्तार करने की दिशा में काम कर रहे हैं, यानी दोस्तों व्यापारिक भागीदार है। और अभी दोस्तों मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, चार्ट के जरिए समझाऊंगा कि भारत किन देशों से अपनी डिफेंस की जो नीड है वो फुलफिल करता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ने आगे क्या कहा, चलिए वो देखते हैं हम। साथ मिलकर हर क्षेत्र में अपनी अप्रयुक्त क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी हरित और टिकाऊ साझेदारी, जलवायु कार्रवाई और एसीडीजी, हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर मिलकर काम कर रहे हैं। और बता दें कि पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर 1 साल से अंतकाल में चौथी बार मिल रहे हैं, यानी ये चौथी बार मिलना हुआ है इस टकले का प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। पीएम मोदी ने और स्कोल्स दोनों ने पक्षों के सीईओ और बिजनेस लीडर के साथ भी बातचीत करेंगे, यानी इंडिया के जो टॉप बिजनेस लीडर्स है, सीईओज है, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनकी बैठक होंगी। क्योंकि भाई जर्मनी के साथ तो बहुत इंडस्ट्री मिली हुई है ताकि वो भारत में आए, इन्वेस्ट करें। ओलाफ स्कोल्स 2 दिन की भारत यात्रा के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी प्राप्त प्रतिनिधिमंडल भी आया है। और दोस्तों जर्मन के जो चांसलर हैं उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा, यहाँ पे आप जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत की तारीफ भी की। ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि भारत ने काफी तरक्की की है और यह दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। स्कोल्स ने रूस पर भी निशाना साधा। हालांकि इस टकले का मेन काम तो यही था, उसको कैसे भी करके रूस की आलोचना करनी थी भारत के साथ, ताकि वो इंडिया और रशिया के रिश्ते तोड़। हालांकि ऐसा हुआ तो है। और कहा कि उन्होंने रूस की आक्रामकता का खामियाजा दुनिया भुगत रही है। ऐसे में सभी सारे देश भोजन और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध एक बड़ी तबाही है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह युद्ध उन आर्थिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जिस पर हम सभी सहमत थे। कोल ने भारत में निवेश को लेकर भी कई बातें कही है। कहा है कि लगभग 1800 जर्मन कंपनीज भारत में सक्रिय है और हजारों नौकरियां दी है। हमें प्रतिभा चाहिए, हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। यानी ये टकला बोल रहा है कि हमें स्किल्ड लेबर चाहिए और स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। आईटी और सॉफ्टवेयर का विकास भारत में
फल फूल रहा है और कई सक्षम कंपनी यहाँ पे भारत में है। भारत में इतना टैलेंट है कि उसमें हम निगम लाभ उठाना चाहते हैं, यानी ये टकला लाभ उठाना चाहता है। हम जर्मनी में उस प्रतिभा को भर्ती और आकर्षित करना चाहते हैं, यानी ये टकला यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि भैया इंडिया से जो भी स्किल्ड लोग है वो जर्मनी में आए, हम उनको नौकरी देंगे और वो भारत में काम वारे टकले। हाँ, आगे ये बोलता है जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज शनिवार को 2 दिवसीय भारत छोड़ो इसको साला पागल। और ये देख सकते हैं, ये कुछ तस्वीर है दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों जर्मनी का जो ये टकला आया है, ये मेन काम है इसका। ये जर्मनी को चाहिए सबमरीन के ऑर्डर। टोटल सबमरीन है 6 और जिनकी टोटल कॉस्ट है $5.2 बिलियन। यहाँ दोस्तों इतना बड़ा ऑर्डर लेने के लिए ये टकला इतने दूर से आया है, खाली फुकट नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जर्मनी इज रिपोर्टेड टू परस्यू द बिडिंग प्रोसेस ऑफ 6 P-75I सबमरीन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सबमरीन क्या है। P-75I इसका ये टेंडर लेने के लिए आया है। हालांकि ये जो 6 सबमरीन बनेंगी वो भारत में ही बनेंगी। हालांकि सरकार ने शर्त रखी है कि भारत ने ये शर्त रखी है कि जो 6 सबमरीन ये लोग बनाएंगे उनको भारत में ही बनाना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो सके। और जो सबमरीन है, और दोस्तों ये है इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने देशों से भारत इंपोर्ट करता है अपना डिफेंस का सामान। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 46.1% जो है रशिया से आता है। इसलिए ये जो टकला है ना, इसने रूस और यूक्रेन युद्ध की आलोचना की पीएम मोदी के साथ, ताकि ये चाहता था कि भारत भी इनकी आलोचना करे रशिया की, जिससे जो है इंडिया भारत के रिश्ते खराब हो। और जो इतना बड़ा हिस्सा भारत इंपोर्ट करता है, हथियार इंपोर्ट करता है रशिया से, वो भी शायद इंपोर्ट ना कर पाए अगर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। तो अगर भारत रशिया के रिश्ते खराब होते हैं, इनका मेन फोकस ये था कि इंडिया और भारत के रिश्ते, इंडिया और रशिया के रिश्ते खराब किए जाए कुछ न कुछ स्टेटमेंट देके। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। दूसरा नंबर पे आता है फ्रांस, तीसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चौथे नंबर पे आता है इजराइल और साउथ कोरिया। इतने बड़े स्केल पे हम हथियार जो है रशिया से इंपोर्ट करते हैं। हालांकि आपको पता होगा जी कि जो S-400 है वो भी हमें रशिया से ही मिला है, जो कि बहुत बड़ी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थी। और ये लोग क्या चाहते हैं कि कैसे न कैसे जो इंडिया और रशिया के रिश्ते हैं उनमें दरार डाली जाए, उनके रिश्ते खराब की जाए, ताकि इंडिया जो है ना वो जर्मनी से अपने डिफेंस का सामान ले सके और रशिया को रिप्लेस कर सके। हालांकि इनका मेन प्लान यही था। हालांकि वो टकला इसलिए रशिया युद्ध की आलोचना कर रहा था, यूक्रेन युद्ध की आलोचना कर रहा था। इसका मेन काम तो यही था कि भारत और इंडिया रशिया के रिश्ते खराब किए जाए और रशिया को रिप्लेस किया जाए एज अ डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्री। ये इनका मेन प्लान था, ताकि जो है रशिया को जाने वाला पैसा इनको जाए और भारत जर्मनी से अपने डिफेंस का सामान ले, हथियार इंपोर्ट करा। ये तो इनकी चालबाजी थी टकले की, जो नहीं पूरी हुई। और दोस्तों हम क्या बात करेंगे क्या, हाँ, और दोस्तों चलिए समझते हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट P-75 आया किस इसलिए ये टकला इतनी दूर से आया है डील को फाइनलाइज करने के लिए। तो दोस्तों प्रोजेक्ट P-75 आया या प्रोजेक्ट 75 को भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना करार दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 एडवांस पनडुब्बियों का निर्माण होना था, जिसका ऑर्डर वो टकले लेने के लिए आया था। और जो जनवरी 2020 में रक्षा खरीद परिषद DAC ने मझगांव डॉक्स लिमिटेड और लांस एंड टर्बो को प्रोजेक्ट में भारतीय पार्टनर के तौर पर नामित किया गया था, यानी सिलेक्ट किया गया था इन लोगों को। इसके अलावा साउथ कोरिया की जो 2 और फ्रांस की 1, स्पेन, रूस और जर्मनी की 1 कंपनियों का चुनाव किया गया था, जो जो एडवांस सबमरीन है इनको मैन्युफैक्चरिंग करने का इनको टेंडर दिया था। और इनका भारत सरकार की एक शर्त थी कि जो सबमरीन बनेंगी वो भारत में ही बने। पिछले दिनों रूस के एक सीनियर अधिकारी की तरफ से कहा गया कि जो शर्तें है भारत की तरफ से रखी गई है वो पूरी तरह से वास्तविक है। उनकी माने तो जब तक इन शर्तों को बदला नहीं जाता तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। हालांकि दोस्तों मेन टकले का काम भी यही था। उसको पता था कि रशिया ने इस ऑर्डर को नहीं लिया है, और हालांकि अभी ये ऑर्डर लेने के लिए सिर्फ जर्मनी की कंपनियां ही रह गई है। और भारत ने ये शर्त रखी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करे इंडिया में। और भारत ने ये सबमरीन का ऑर्डर क्यों दिया है ये भी हम जान लेते हैं। तो भारत ने इन पनडुब्बियों का ऑर्डर दिया है, इसलिए दिया है कि वो चाइना को काउंटर। यहाँ दोस्तों जो चाइना का जो एग्रेशन है उसको काउंटर करने के लिए भारत ने 6 सबमरीन का ऑर्डर दिया है, ताकि वो चाइना के जो एग्रेशन को है वो कम कर सके। और जो चाइना अपना एग्रेशन दिखा रहा है, प्रेजेंस दिखा रहा है इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, उसको ये कम कर सके। इसलिए ये सबमरीन का ऑर्डर भारत सरकार ने दिया है, ताकि वो जल्दी से जल्दी चाइना के एग्रेशन को कम कर सके इंडियन ओशियन में। यही था। और एग्रीमेंट लेने के लिए
लिए पहुंच गए भारत। दोस्तों आइए समझते हैं क्या है जॉइंट सबमरीन प्रोजेक्ट। दोस्तों भारत दशकों से विदेशी हथियारों का बड़ा खरीदार रहा है और स्थिति को बदलने के दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया के तहत ज्यादातर हथियार देश भारत में ही बनाने का फैसला लिया गया था। जॉइंट सबमरीन प्रोजेक्ट के तहत विदेशी सबमरीन निर्माता कंपनी को किसी भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर भारत में ही निर्माण करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आप वही देख सकते हैं कि जो डील है उनका यही मेन फोकस था कि वो जर्मनी की एक कंपनी आएंगी और वो भारतीय कंपनी के साथ कोलैब करके जो सबमरीन है वो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, जिसका मेन उद्देश्य है सरकार का कि जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। बस यही मेन उद्देश्य है उस सबमरीन प्रोजेक्ट। तो दोस्तों भारत ने ये शर्त रखी है कि कोई विदेशी कंपनी आएंगी जर्मनी की, वो भारत की कंपनी के साथ कोलैब करेंगी और पार्टनरशिप करके भारत में ही सबमरीन को बनाए। हालांकि भारत की शर्त यही है कि विदेशी कंपनियों को फ्यूल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक भी साझा करनी होगी, यानी उन्हें टेक्नोलॉजी भी शेयर करनी होगी भारत की कंपनी के साथ। इस कड़े शर्त के चलते ज्यादातर विदेशी कंपनी इस डील के लिए आगे नहीं आई है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी कोई नहीं चाहती कि वो अपनी टेक्नोलॉजी दूसरी ओरिजिन दूसरे कंट्री के कंपनी के साथ इसको शेयर करे। हालांकि कोई कंपनी ये नहीं चाहेंगी कि वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर करे, और इसी के चलते बहुत सारी विदेशी कंपनियां वो आगे नहीं आई है फिलहाल। दोस्तों इस कड़े शर्त के चलते ज्यादातर विदेशी कंपनियां जो है इस डील के लिए आगे नहीं आई है। फिलहाल जर्मनी की कंपनी थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम TKMS समेत 2 कंपनियों ने भारतीय सबमरीन प्रोजेक्ट में दावेदारी के लिए पेश की है। कहा जा रहा है कि जर्मन चांसलर अपने भारत दौरे के दौरान इस डील का समर्थन करेंगे, यानी ये टकला आया भी इसलिए था कि इसको डील फाइनल करनी है और ये जो इतना बड़ा ऑर्डर है $5.2 बिलियन का वो जर्मनी को चला जाए और रशिया को वो ऑर्डर ना मिले। हालांकि रशिया ने ये ऑर्डर लेने से मना नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इस जो शर्त है वो बहुत ज्यादा ही कड़ी है, जिससे हम इन शर्तों को नहीं मान पाएंगे। उन शर्तों में उसने रशिया ने बदलाव करने के लिए कहा था। हालांकि भारत ने उन शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और दोस्तों कई कंपनियां है इस दौर से बाहर चली गई है। उन्होंने फ्रांस की एक नेवल कंपनी ने मई 2022 में जॉइंट सबमरीन प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस ले लिया था, क्योंकि कंपनी का कहना था कि वो भारत की शर्तें मानने में असमर्थ है, वो भारत की शर्तें मान नहीं पाएंगी, इतने वो कैपेबल है नहीं। और रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की कंपनी रोसोबोरोन एक्सपर्ट और स्पेन की कंपनी नाविंतिया ग्रुप भी दौड़ से बाहर हो चुकी है। अब रेस में केवल जर्मन की कंपनी TKMS और साउथ कोरिया की कंपनी देवू शिपिंग एंड सबमरीन इंजीनियरिंग ही बचे थे और जर्मनी ने अपनी बाजी मार ली, ऑर्डर उनको मिल गया। दोस्तों भारत ने जर्मनी के साथ डील साइन कर ली है। जर्मनी की कंपनी TKMS ने हाल ही में नॉर्वे के साथ 6 सबमरीन बनाने का करार किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। राइटर्स ने अपनी रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से लिखा है कि जॉइंट प्रोजेक्ट का मतलब केवल सप्लाई सपोर्ट न हो, जर्मनी से भारत इस बात की गारंटी चाहता है। हालांकि इस डील पर भारतीय विदेश और रक्षा मंत्रालय या फिर जर्मनी की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आई है, प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हालांकि जर्मन अधिकारियों के मुताबिक जर्मनी की गठबंधन सरकार में भारत को हथियार बेचने पर कोई मतभेद नहीं है। ऐसे में जर्मनी के साथ यह डील फाइनल होने की संभावना बन रही है। हालांकि डील तो फाइनल हो चुकी है। दोस्तों जॉइंट सबमरीन प्रोजेक्ट इसी दिशा में भारत का एक अहम कदम बताया जा रहा है। इससे जर्मनी ने रुचि दिखाई है। दोनों देशों के बीच यह डील करीब 520 जॉइंट सबमरीन प्रोजेक्ट इसी दिशा में भारत का एक अहम कदम बताया जा रहा है। और दोस्तों तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें।